मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जो पॉडकास्ट मैं आपके पास लेकर आया हूँ, जो मेहमान मैं इस पॉडकास्ट के अंदर लेकर आया हूँ, मेरे तो ये भाई हैं, बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, मेरे कोलीग रह चुके हैं और ये वो शख्स हैं जिनको मैं टेलीफोन करता हूँ तो उनसे मेरी इतनी तवील गुफ्तगू होती है कि मेरी टीम को, मेरी वाइफ को, तमाम लोगों को शुबा हो जाता है कि किससे इतनी लंबी बातें कर रहा है। तो जनाब आज मैं उनको तारुफ करा देता हूँ ये कौन है। मेरी मिसिस को भी क्यूरियोसिटी होती है कि किससे इतनी लंबी बातें कर रहा है। तो मैं बातें करता हूँ जनाब हैदर नकवी साहब से, जो मेरे बहुत ही दिल के करीब हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। सलाम, थैंक यू सो मच। हमने देखे, हमने तो ये मसले पाले ही नहीं ना, हमने शादी नहीं की, इसलिए हम जितनी देर भी बात करें कोई भी पूछना। चले जी, शादी भी आपकी कराएंगे, ये तो सुन्नत रसूल है। हमें कोई पूछता ही नहीं कितनी देर किससे बात कर रहे हो। हाँ, भाभी पूछती है आपकी कि किससे इतनी लंबी बातें करते हो, तो वो भाभी को मैं आज बता रहा हूँ कि भाई मैं किससे लंबी बातें करता हूँ। ये आज का पॉडकास्ट देख ले, वैसे वो कम ही दिखती है। बहरहाल व्यूअर्स, मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान के बाखबर तरीन लोगों में इनका शुमार होता है। मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जो टेलीविज़न जो जर्नलिज्म है उसके ये पायनियर्स के अंदर शामिल हैं। आज भी एक टेलीविज़न चैनल जो है वो ओन करते हैं और पीबीए के भी जो है वो पायनियर है, जो कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन होती है, जो चैनल के मालकान की एक एसोसिएशन है, उसके अंदर भी जो है ये उसके भी ये जो है वो पायनियर्स में शामिल हैं। तो हैदर भाई ये बताइएगा कि अब आपका इतना लंबा जर्नलिज्म की एक हिस्ट्री है, आप जंग के अंदर लिखते रहे, आप फिर एयरवाई में मेरे साथ प्रोग्राम करते रहे, तो मौजूदा हुकूमत से मुतल्लिक मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि कहा जाता है कि ये हुकूमत बयानियाँ नहीं बना सकती, नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर ये हुकूमत सिफर करार दी जाती है, जबकि इससे जो पिछली हुकूमत थी इमरान अहमद नियाज़ी साहब की, उनके बारे में ये जो है तासुर मौजूद है कि उन्होंने तो सिर्फ बनाए ही सिर्फ बयानियाँ हैं। तो क्यों ये हुकूमत नाकाम है और क्या उसकी वजूहत हैं? देखें, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तारुफ का, थैंक यू सो मच। देखें, हुकूमतें जो हैं उनका बयानिया नहीं होता। ठीक है। हुकूमतों का बयानिया उनकी प्रोग्रेस होती है, जो वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अपोजिशन हमेशा लफाजी पे खेलती है, अपोजिशन हमेशा ऐसी सियासत पे खेलती है जो अवाम के दिल से ज्यादा करीब होती है। ठीक है। जिसका फिर किसी ऐसी पॉलिसी से ताल्लुक नहीं होता जिसको फिर मईशत के हवाले से जोड़ा जाए। हुकूमत के लिए किसी भी बयानियों को बनाने से पहले देखना होता है कि वो मईशत के हवाले से, जैसे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े तो बढ़ाना मजबूरी थी, तो इसी तरह हुकूमत को ही देखना पड़ता। तो हुकूमतों का बयानिया नहीं होता, पहली चीज। ठीक है जी। दूसरी चीज ये कि जब आपने इमरान खान साहब का हवाला दे दिया और फिर जब आप बयानिया की बात करें, तो इसमें मैं एक सच बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई 4-4.5 साल हो गए मैं दिन रात की बुनियाद पे इस काम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे काफी सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं सोशल मीडिया पे नजर आते हैं जो कहते हैं जी हुकूमत का तो कोई बयानिया नहीं है, हुकूमत इस बयानिया बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और हुकूमत अरबों रुपए जो है वो जाया कर रही है और ये एक बहुत बड़ी नाअहली है। दरअसल सच जरा इससे मुख्तलिफ है। वो कहते हैं ना, कब्र का जो हाल है वो मुर्दा जानता है। ठीक है। अब मैं ऐसे सारे दोस्तों को जानता हूँ जो बड़ी पोजीशंस पे हैं, जो वजीर भी हैं, इससे भी बड़ी पोजीशंस पर हैं, जो बयानिया के हवाले से काम कर रहे हैं। अब होता क्या है उनके साथ, वो सुबह उनका जब काम शुरू होता है तो एक खबर आती है कि जी हिंदुस्तान के एक टेलीविजन चैनल ने ये खबर चला दी जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ। वो उस खबर पे काम कर रहे होते हैं तो उसके 5 मिनट बाद ही दूसरी खबर आ जाती है कि जी बलूचिस्तान में फौजियों की गाड़ी पे या काफिले पे हमला हो गया। ठीक है। वो उस खबर पे काम कर रहे होते हैं तो तीसरी खबर आ जाती है कि जी तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम कल आके सड़कें घेर लेंगे। इसमें काम कर रहे होते हैं तो चौथी खबर आती है कि जी एक व्लॉगर ने अमेरिका में या लंदन में बैठ के ये झूठ बोल दिया है जिससे पाकिस्तान की मईशत को या पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा। ठीक है। तो बैक टू बैक इतनी तेजी से खबरें आ रही होती हैं, तो जो लोग तवज्जो देने वाले, जो लोग काम करने वाले, जो देखिए दिमाग एक ही होता है किसी भी बयानियों को बनाने का, बाकी लोग उसको ड्राइव करते हैं। कमांडर एक ही होता है, आपका ड्राइवर एक ही होता है, बाकी लोग उसके पीछे चल रहे होते हैं। तो वो जब इतना तेजी से मेंटली वो शफल होती है चीजें, तो वो एक 100% फोकस नहीं जाता। ये मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा, ऐसा अक्सर ऐसा होता है। ठीक है। तो कोई एक चीज भी अगर मिस हो जाए, 50 चीजें आपने बहुत बेहतरीन कर दी है, बहुत जबरदस्त कर दी है, कोई एक चीज भी मिस हो जाए
और वो इन नाकदीन तक पहुंच जाए, तो वो उसके बाद उस पर प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं कि जी ये बयानिया आपका, आप तो नाकाम हो गए बयानिया बनाने में, आप तो बयानिया बना ही नहीं सकते, आप तो इस चीज के अहल नहीं है, आप तो यहाँ पर बैठ के सिर्फ करप्शन कर रहे हैं, आप तो यहाँ पर बैठ के सिर्फ नाअहली दिखा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो शाम को 5 बजे सोकर उठते हैं, 7 बजे कैमरा खोलते हैं, वीलॉग पे शुरू हो जाते हैं, आधे 1 घंटे का वीलॉग करते हैं, फिर दोबारा अपनी जिंदगी में चले जाते हैं। जो लोग मैनेजर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ हुकूमत के साथ बयानिया बनाने में या इंफॉर्मेशन में या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, तो सुबह जब घर से आते हैं तो उनको जाने का वक्त नहीं मिलता अपने घर वापस, इतना ज्यादा काम है। आप इन सारी चीजों को इंसानी बुनियादों पे भी देखें, टेक्निकल तो है ही, लेकिन आप इंसानी बुनियादों पे भी देखें कि एक शख्स जो सुबह से रात तक एक कुर्सी पे बैठ के बहुत सारी चीजों को एड्रेस कर रहा है, ये बड़ा लाजमी है कि उसकी नजरों से 2-4 चीजें ऐसी ओझल हो जाए या मुकम्मल तौर पे तवज्जो नहीं ले सके। तो ये उन सारे नाक़दीन आपको लगता है काम ही तनकीद करना है, आपका कारोबार तनकीद है। जी, आपको लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो यानी बयानिया ठीक जो है वो काउंटर कर रही है या अपनी कारकर्दगी ठीक तरीके से? आपका जो सवाल है कि मौजूदा हुकूमत बयानिया को सही काउंटर कर रही है या नहीं कर रही है, इसको मैं जरा आपको 4 साल पहले ले जाता हूँ, अप्रैल 2022 में ले जाता हूँ। ठीक है। एक तासुर बना दिया गया था कि पाकिस्तान जो है एक नाकाम रियासत, डिफॉल्ट रियासत बन चुका है। पाकिस्तान बिल्कुल श्रीलंका की तरह इमर्ज होगा जिस तरह श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ है। पाकिस्तान जो है वो किसी भी वक्त पाकिस्तान में एक ऐसी सिविल वॉर शुरू होगी जो इस मुल्क को 3-4 टुकड़ों में तकसीम कर देगी। यहां तक कह दिया गया कंटेनर पे खड़ा होकर कि पाकिस्तान पे बम मार दो, यहां तक कह दिया गया IMF को कि पाकिस्तान को पैसे नहीं दो, यहां तक कह दिया गया यूरोपीय यूनियन को कि पाकिस्तान मत जाना, पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाओ, पाकिस्तान के साथ कारोबार भी करना। ये सारी चीजें जब इकट्ठा होकर आपने एक ऐसी हुकूमत पे हमला किया जो आपके मुखालिफ हुकूमत थी, जो आप जानते थे कि ये हुकूमत हमारे मुखालिफ है और आपका टारगेट ही ये था कि आपने इस हुकूमत को सिर्फ इस तरह से शर्मिंदा कराना है, नाकाम कराना है कि जिससे लोगों में साबित हो सके कि आप सही थे और ये गलत हैं। तो इन सारी चीजों को आज तक रोका हुआ है। आज तक ये चीजें तब से जो चली थी बेहतर ही हुई हैं, खराब नहीं हुई। यूरोपीय यूनियन आज भी उसी ताल्लुक में हमारे साथ खड़ी है, IMF आज भी उससे ज्यादा बेहतरीन ताल्लुक में हमारे साथ खड़ा है। जो लोग श्रीलंका बनाने की बात करते थे, क्या डिफॉल्ट हो गया पाकिस्तान? जो कहते थे सिविल वार होगी, क्या सिविल वार हो गई पाकिस्तान में? जो कहते थे कि ये मुल्क बिल्कुल तबाह हो गया और 3-4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, क्या ऐसा कुछ हो गया? बल्कि हमने इससे ज्यादा बड़ी कामयाबियां देखी। हमने जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई, उसके बाद हालिया ईरान और अमेरिका की जंग, इसमें जो हमारा किरदार रहा और हमारी जुर्रत बहादुरी रही इंडिया को धूल चटाने में, तो उसमें जिस तरह कौम साथ खड़ी हुई, जिस तरह हमने उसका जवाब दिया, तो ये सारी चीजें परखी जाती हैं, इससे जाना जाता है कि बयानिया कामयाब हो रहा है। अच्छा, अब बयानिया बात हम जोर बयानिया पे दे रहे हैं ना, बेसिकली ये बयानिया नहीं है, ये हुकूमत के रोजमर्रा के काम है जो वो पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रही है। जब भी पाकिस्तान उस जगह तक नहीं पहुंच सका जिस जगह तक पाकिस्तान के मुखालिफिन ने, चाहे अंदरूनी हो चाहे बैरूनी हो, पहुंचाने की कोशिश की थी। जी ओके, जो इंफॉर्मेशन डोमेन के अंदर आप समझते हैं कि जी जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने दुरुस्त काम किया है? यानी सियासी बयानिया एक अलग किस्म का है, एक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो दो बयानी की जंग है वो अलग है। जिस पर तनकीद होती है वो बेसिकली पाक भारत जो है वो बयानिया की जंग की बात नहीं होती, वो बेसिकली बात होती है विद इन PMLN एंड PTI जो बयानी की जंग है उसकी बात होती है। तासुर कि देखिए ना, कारकर्दगी भी करें, काम भी करें, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से भी बचाएं, मुल्क को आगे भी लेके गए, लेकिन सियासी बयानिया जो है वो किसका डोमिनेट कर रहा है, तहरीक इंसाफ का या मौजूदा हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का? देखिए, हमेशा से क्या होता है कि जो अपोजिशन होती है वो मजलूमियत का बेनिफिट लेती है अवाम के अंदर। हमेशा से ऐसा होता है। मैं नेल्सन मंडेला की आपको मिसाल देता हूं, वो जितने अरसे जेल में रहे वो एक मजलूम तरीन आदमी, लेकिन जैसे ही वो इख्तिदार में आए तो वहां साउथ अफ्रीका में उनके साथ साउथ अफ्रीका की आवाम ने उन पे जो इल्जामात लगाए, उन पे जो तनकीदें की, उसके बाद जो वहां पे हुआ सिलसिला वो सारा दुनिया ने देखा। तो बात ये कि अपोजिशन हमेशा मजलूमियत का एडवांटेज लेती है कि हम इख्तिदार में नहीं है इसलिए हम मजलूम हैं। आपने जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बात किया था की कि वो कैसा काम कर रहे हैं या इस हवाले से बयानिया के हवाले से किस फ्रंट पे, तो मैं समझता हूँ देखें, आपका किसी भी मुल्क का, मैं अता तारड़ की जाती तौर पे बात नहीं कर रहा, किसी भी मुल्क का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इसी तरह का एक नौजवान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होना चाहिए, जो क्वालिफाइड भी होना चाहिए, जो डायनेमिक भी होना चाहिए और जो हर वक्त मुतारिक रहे हर हवाले से। तो मैं समझता हूँ एक्टिव बड़े हैं
और ये बेसिकली मेरी भी यही मतलब उनसे उनसे मुतल्लिक राय है कि यानी जितना वो उनके ऊपर एक बर्डन है वो बड़े अच्छे तरीके से अब पाकिस्तान टीवी में देख रहा हूँ कि ज़बरदस्त तरीके से उसकी प्रोजेक्शन हो रही है। इससे पहले जो पीटीवी इंग्लिश था यानी उसकी ये यानी इफ़ेक्टिवनेस नहीं थी जो आज हमें देखने को मिल रही है, और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस ऑपरेशन बुनियादन मरसूस के बाद हमें देखने को मिली। और ओवरऑल भी जिस तरीके से पाक जो है वो पाकिस्तान ने होस्ट किया ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात को, और उसके अंदर भी बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान टीवी ने या हमारी जो स्टेट मीडिया है उसने परफॉर्म किया। देखिए वो सही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान टीवी की आप बात करें, पीटीवी वर्ल्ड की बात करें, स्टेट मीडिया की बात करें, बेसिकली ये सारे इदारे तो एक फाइनेंशियल बैकअप से चल रहे हैं ना जी। फाइनेंशियल बैकअप से जब भी कोई इदारा चल रहा होता है तो बहुत सारे लोग आके खड़े हो जाते हैं कि हम इससे अच्छा चला सकते हैं। ठीक है। असल में जो अता तारड़ की कामयाबी थी वजारत इत्तलात की, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की, वो इन सारी चीजों को मुतहरिक रखना जो पिछले 4 साल के दौरान, पहले 2 साल मरियम औरंगजेब थी इत्तलात वजीर इत्तलात, फिर अब अता तारड़ बने, लेकिन तब भी अता तारड़ काफी एक्टिव थे। तो असल जो कामयाबी थी कि इस पूरी सोच को मुतहरिक रखना, जो कि वो अभी तक रखे हुए, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि मैं अता तारड़ की बहुत कोई आगे जाके तारीफ करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप पुराने वजीर इत्तलात जितने रहे, वज़ीर इत्तलात और अता तारड़ जो है, आप उनका मुवाजना करें तो आपको एक डिफरेंस नजर आएगा कि अता तारड़ इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हियर एंड देयर, एंड दिस शुड बी एन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हु इज द स्पोक्सपर्सन ऑफ द गवर्नमेंट। मैं खुलकर ये बात करूंगा हैदर भाई, मैं तो कम से कम देखिए, नॉर्मली हमसे तारीफ बड़ा मुश्किल काम होता है, किसी वजीर की तारीफ करना यानी जर्नलिस्ट के लिए एक बहुत ही यानी अपहिल टास्क होता है, बड़े कंजूस होते हैं हम। मैं कर सकता हूं कि मैंने इनको बराह रास्त काम करते थे जी। मैं बड़ा कंजूस आदमी हूँ, मैं बड़ा कंजूस आदमी हूँ व्हेन इट कम्स टू यानी प्रेजिंग समवन या किसी की तारीफ करना या किसी को वेल डन कहना। तो मैं तो अता तारड़ के हवाले से ये कहूँगा कि ही इज़ एक्सेसिबल, ही इज़ अवेलेबल, और वो मैंने देखा कि हर गमी शादी के ऊपर भी जो सहाफ़ियों की मौजूद है वो फ़ोन के ऊपर भी अवेलेबल है, और वो जर्नलिस्ट के साथ इन टच है, वो मालकान के साथ भी इन टच है, वो इवन के बीट रिपोर्टर्स के साथ भी इन टच है। तो वन मस्ट से कि एक आदमी 24/7 जो अवेलेबल है, जो ह्यूमनली पॉसिबल है, हैदर भाई मेरे ख्याल के मुताबिक अता तारड़ साहब वो कर रहे हैं, और ही इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल। मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो था कि मेरा नहीं ख्याल था कि वो इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, लेकिन मेरी तक़वात से बढ़कर उन्होंने आगे जो परफॉर्म किया। लेकिन आगे बढ़ते हैं जी, वुज़रा की तब्दीली के हवाले से आपको देना चाहूंगा जी, प्लीज। आपने जो बात की तो छोटी सी बात करना चाहूंगा जल्दी से। देखें, आपने कहा आपसे वजीरों की तारीफ नहीं होती जी, मैं हर उस शख्स की तारीफ करता हूं जो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा भी अच्छा करता है, चाहे वो वजीर हो, चाहे वजीर आजम हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे आम आदमी हो जो ट्विटर पे मौजूद है, जिसको कोई नहीं जानता, जिसके 100, 200, 500 फॉलोअर्स होंगे, मैं उसकी भी इतनी ही खुल के तारीफ करता हूं। ये मेरी नेचर, मेरी तरबियत के अंदर है। अगर कोई आपके लिए अच्छा कर रहा है, आपके मुल्क के लिए अच्छा कर रहा है, तो आप उसके मॉरल को हाई करें, आप उसकी इज्जत को बढ़ाएं, इसी तरह आपकी इज्जत बढ़ती है। जी मजा फरमा रहे हैं। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे मतलब जैसे आपसे जो है वो भाइयों वाला ताल्लुक़ है, इसी तरह मेरा सेनेटर फैसल वाडा साहब से भी ताल्लुक़ है। आप उनसे मुतल्लिक़ खासा कुछ जो है ना वो ट्वीट्स मैंने आपके देखे हैं, तो ये क्या बात थी? मतलब मेरे लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है व्हेन इट कम्स टू बेसिकली आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो इंगेज कर रहे हो या आप उन पर तनकीद कर रहे हो। जी हैदर भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत खा हूं अगर आप किसी भी वजह से ऑकवर्ड पोजीशन में आए, मेरी किसी भी वजह से। दूसरी बात ये, फैसल वाडा साहब हमारा ही हिस्सा है ना जी, हम जो एक मिशन लेके पिछले 4 साल में निकले हैं उसका हिस्सा है जी, ठीक है, और बहुत ताकतवर हिस्सा है, और इनका बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा किरदार है। जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ है तो फैसल वाडा साहब का, जब कौमी असम्बली से जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ है, तो फैसल वाडा साहब का नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत पावरफुल रोल है जी, और उन्होंने बड़ा डट के आवाज उठाई है जी, ठीक है। जो कुछ इमरान खान के दौर में पाकिस्तान के साथ गलत हुआ उस पर उन्होंने बड़ा डट के उठाई है, और उसमें हम उनको बड़ा हम वी अप्रिशिएट हिम अ लॉट। अभी हम जो देखते हैं सूरत हाल क्या है कि हम फैसल वाडा साहब से पीछे हैं, हम आगे थोड़ी हैं, ठीक है, एक तरह से वो हमें लीड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप हमें लीड कर रहे हैं और एक नैरेटिव जो हमने 4 साल में बिल्ड किया है कि ये ही निजाम है जो पाकिस्तान को बचाएगा और आगे लेके जाएगा, उसके बाद जब आप आए और उसी निजाम के वजीर आजम पे तनकीद करना शुरू कर दें, और ऐसी तनकीद करना शुरू कर दें जिसकी कोई लॉजिक नहीं है, ऐसी तनकीद करना शुरू कर दें जिसका कोई सर पैर नहीं है,
तो फिर हमें मजबूरन इसलिए बोलना होगा कि हमें क्लैरिटी चाहिए। हम गलत हैं तो हमें बता दिया जाए, तो हमने लिखा है कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, फैसल वाडा साहब ने सही बात की है वज़ीर आज़म के मुतालिक, हम सही हैं तो हमें बता दिया जाए आप सही कर रहे हैं, क्योंकि हम हजारों लोग हैं जो उस चीज को देखते हैं, लाखों लोग ये देखते हैं फिर फॉलो करते हैं। तो वो अगर डीमोटिवेट हो जाते हैं तो एंड ऑफ द डे नुकसान उसका है जो इस 4 साल को पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए लेकर चल रहा है। तो एक बड़ी चीज है। दूसरे फैसल वाडा साहब की जो बेसिकली देखें, फैसल वाडा साहब ने जो करप्शन पे बात की, ये तो आप मेरे साथ शोज में कितनी दफा यारवाई में रहे जहां पर फैसल वाडा साहब भी हमारे साथ थे, तो हमने तो करप्शन पे जब उन्होंने आवाज उठाई तो हम तो खड़े हुए उनके साथ, हमने उन्हें अप्रिशिएट किया, आज भी करते हैं और आज भी खड़े होंगे और पहले से ज्यादा बहादुर बन के खड़े होंगे। करप्शन पे वजीर का भी करप्शन आवाज उठाएंगे, हम साथ खड़े होंगे, कोई सेक्रेटरी करे हम साथ खड़े होंगे, हम आवाज उठाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप निजाम के कप्तान पे ही, निजाम के ड्राइवर पे ही जो सारे सिस्टम को लेके चल रहा है, एक ऐसी तनकीद शुरू कर देंगे जिससे पूरा सिस्टम ही डीमोटिवेट हो जाए। हम उसको कबूल नहीं करेंगे। ओके, अच्छा, वो बेसिकली कह रहे हैं कि पंजाब की एक वज़ीर जो है वो बहुत करप्शन कर रही हैं, तो गालिबन उनका जो इशारा है वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ है। तो पंजाब के अंदर कोई, आप ओवरऑल पहले बताएं कि पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी आपको लगती है, और फिर पंजाब के अंदर इससे कोई करप्शन से मतलब कोई चीज़ें आपके कानों तक पहुंची हों? देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, पूरी दुनिया में क्या हुआ है पिछले 4-5-6 साल में, पोस्ट कोरोना क्या हुआ है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में उम्मीद जो है वो प्रोग्रेस से ज्यादा जरूरत बन गई है दुनिया की। एक होप जिसको कहते हैं, वो दुनिया की प्रोग्रेस से ज्यादा जरूरत बन गई है। पंजाब हुकूमत का जो सबसे बड़ा कारनामा वो ये है कि मरियम नवाज ने अपने काम के जरिए, और जब मोहसिन नकवी थे तब भी, पिछले 4 साल की बात बता, मरियम नवाज ने अपने काम के जरिए एक नौजवानों में एक उम्मीद जो है सब कुछ बेहतर होने की, सब कुछ अच्छा होने की बढ़ा दी है। और पंजाब में इस चीज को लेके बहुत अच्छा काम हुआ है। पंजाब ने बहुत सारे सेक्टर्स में, अगर आप देखें कि वो एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ जो काम कर रहे हैं, उससे एक उम्मीद ये बढ़ रही है कि अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता, अभी बहुत बड़ा जादू नहीं हो गया है और जादू हो भी नहीं सकता ओवरनाइट, लेकिन उम्मीद बन गई कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें आगे बढ़ना शुरू हो रही हैं और अब ये सही डायरेक्शन में जा रही हैं। कम से कम मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि बहुत इस हवाले से एक बहुत अच्छी अप्रोच है और ये अप्रोच काम करना चाहिए, इस अप्रोच को रुकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उम्मीद जो है वही कामयाबी की तरफ लेके जाती है। अगर आप कौम को मायूसी में मुब्तला कर देंगे बार बार तनकीद करके, तो वो कामयाबी की तरफ नहीं, नाकामी की तरफ लेके जाएगी। अच्छा, आपको 2 साल बाद, 2.5 साल बाद क्या मंजरनामा लग रहा है पंजाब के अंदर? क्या तहरीक इंसाफ मजबूत होगी, क्या मुस्लिम लीग नवाज मजबूत होगी, या पीपल्स पार्टी मजबूत हो सकती है? क्योंकि जो मरकज़ की जंग है वो दर हकीकत बैटल ऑफ पंजाब है। पंजाब जो जीतता है वही मरकज़ के अंदर भी हुकूमत कायम कर लेता है। तो जो मौजूदा हालात के तनाजुर के अंदर आप देखें तो आपको पंजाब के अंदर कौन सी जमात एक्सेल करती दिखाई देती है, और फिर कौन सी जमात जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर रही या वो डिक्लाइन के ऊपर है? देखिए, जब आप मुस्तकबिल की प्रोडक्शन करते हैं ना, फ्यूचर की, खासतौर पे सियासत रिलेटेड मुस्तकबिल की प्रोडक्शन करते हैं, हुकूमत रिलेटेड मुस्तकबिल की प्रोडक्शन करते हैं, आप सिर्फ एक चीज को नहीं देखते, आप फिर पूरी अम्ब्रेला के नीचे आके खड़े होते हैं और एक एक चीज को देखते हैं। आप माइंडसेट को देखते हैं, आप इन्फ्लुएंस को देखते हैं, आप पॉलिटिकल कनेक्टिविटी को देखते हैं, आप वोट बैंक को देखते हैं, जो इन टर्म ऑफ मैसेज, इन टर्म ऑफ नंबर्स कि कहां पर सबसे ज्यादा है, इसको देखते हैं। और फिर आप ये देखते हैं कि ये जमात जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, इसकी लोकल या इंटरनेशनल सपोर्ट कितनी है। इस बुनियाद पर मैं एक बात बड़े आराम से कर सकता हूं, जो मैं एक which I can easily read between the lines, कि 2.5 साल बाद मुस्लिम लीग नून जहां आज खड़ी है, इससे कहीं ज्यादा मजबूत होगी, इससे ज्यादा कमजोर नहीं होगी। ठीक है। चाहे इस दौरान किसी भी तरह की प्रोपेगेंडे हो, किसी भी तरह की कैंपेन चलें, लेकिन मुस्लिम लीग नून की अगर इस पूरी अम्ब्रेला के नीचे आके आप खड़े होंगे, जो मैंने बताया है, तो फिर मुस्लिम लीग नून कमजोर नहीं है, फिर सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है, फिर एक सिर्फ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुस्लिम लीग नून को खुद ब खुद ताकतवर कर देगी। पीटीआई, देखिए, इमरान खान का वोट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इमरान खान का वोट है, लेकिन देखना यह है कि इमरान खान अकेला उस वोट को इंप्लीमेंट कराने की सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
इमरान खान अनफॉर्चुनेटली जो उनके साथ के लोग हैं, अब वो जिस रवैये का शिकार है आपस में, हम तो हमारे साथ जो है वो तो एक अलग ही बात है ना। ठीक है। हमारे साथ तो लाजमी है कि वो हमारे साथ बदतमीजी करें, जी। गालम गलोच करें, हमें दुनिया भर के इल्जामात से नवाजें। वो एक कोई इतनी अनहोनी चीज इसलिए जी। नहीं है कि वो हमें आप अपना परवाह भी मुखालिफ नहीं है आपस मानते की हैं, बात है अपनी हैदर भाई। तकलीफ का वजह हमें मानते हैं तो वो करते हैं। हम्म। लेकिन विद इन द रोज ऑफ पीटीआई भी तो चीजें खराब हो गई ना, बहुत ज्यादा खराब हो गई। काफी तो खराबी इन होगी। सारी चीजों को गैदर करने के लिए इमरान खान को अब दोबारा से बहुत वक्त चाहिए। पहले भी इमरान खान ने जब अपनी टीमें तैयार की थी तो सपोर्ट कहीं और से आई थी, राइट। और वो सपोर्ट चाहिए थी, उसमें भी 8 साल लगे थे। जी ठीक है। जी। ओके, और पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी का एक परमानेंट वोट बैंक है सिंध में, तो परमानेंट वोट बैंक है। फिर इस तरह आप आगे चले जाएं, पिंडी में एक वोट बैंक है, लाहौर में थोड़ा वोट बैंक रह गया है, सदरन पंजाब में बहुत बड़ा वोट बैंक है, केपी के एक रीजन में वोट बैंक है, ठीक है। बलूचिस्तान में वोट बैंक है, गिलगिस्तान में भी जीती है, कश्मीर में वोट बैंक है। तो पीपल्स पार्टी का एक परमानेंट वोट बैंक है जो कभी मुतासिर नहीं होगा। अब उसकी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी कितनी सीटें लेती है और फिर उस सीटों के बाद क्या लेन देन करती है, वो एक अलग बात है। हमने यहाँ पे 15-20 सीटों वालों को भी वजीर आजम बनते देखा है, लेकिन एक चीज तय है कि पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग नवाज से ज्यादा सीटें नहीं ले सकती, क्योंकि वो स्ट्रक्चर इस तरह का बना है कि वो सीटें आ ही नहीं सकती ज्यादा। हाँ, अगर लेन देन के बाद पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम ले आती है तो दैट विल डेफिनेटली हैपन और कैन हैपन। अच्छा, आपको लगता है कि जो प्रेसिडेंट जरदारी हैं वो बिलावल को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं या आसफा भुट्टो को? आसफा भुट्टो को तो प्राइम मिनिस्टर के लिए कहीं नाम नहीं है। और ना होगा, ये मैं आपको बता दूं। प्राइम मिनिस्टर के लिए पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से सिर्फ एक ही नाम, ओके। और वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। ओके। और अगर एक नाम नहीं होता पीपल्स पार्टी के लिए वजारत उज़्मा के लिए, तो बिलावल भुट्टो इस सारे सिस्टम को लीड नहीं कर रहे होते। आसफा भुट्टो का इस हवाले से पीपल्स पार्टी में वजारत उज़्मा के हवाले, हाँ वो बिलावल भुट्टो के साथ चलेंगी, आगे चलाएंगी, उन्हें लेके चलेंगी, परवरदिगार बिलावल भुट्टो को जिंदगी दे, वो इसी तरह अगले 20 तो फिर जैसे मरियम नवाज शरीफ जो है वो अब हैदर भाई, मरियम नवाज शरीफ जैसे पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनी है, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि आसफा भुट्टो को सिंध का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए? और कोई मुज़ायका भी नहीं है, अक्सरियत भी है पीपल्स पार्टी के पास, एक पर्सनैलिटी है बेनज़ीर का, कहते हैं अक्सर बेनज़ीर कहा जाता है उनको, और वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात जो मुस्लिम लीग नवाज ने कॉपी किया पीपल्स पार्टी को, लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी जो शुरू की हुई चीज़ है वो भुला बैठी हुई है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस फैमिली का ये पॉलिसी नहीं है कि सिंध में चीफ मिनिस्टरशिप फैमिली खुद ले। मुझे ऐसा लगता है कि इस फैमिली की पॉलिसी नहीं है, बीबी के टाइम पे भी और अभी भी ये पॉलिसी नहीं है। और अगर आप इस चीज से हटके कि क्या आसफा भुट्टो अगर वज़ीर आला सिंध बनती हैं तो बहुत अच्छा, बहुत कैसा साबित होंगी, तो मैं विदाउट एनी सेकंड थॉट कह सकता हूँ बहुत बेहतरीन साबित होंगी हर लिहाज से, क्योंकि क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, बेनज़ीर की बेटी हैं, सबसे बड़ी बात, जाती तौर पर जी बेनज़ीर साहिबा की बेटी हैं। अच्छा, एक बात, और दूसरी बात ये है कि उनकी अथॉरिटी मेरे ख्याल से पूरे सिंध के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश हो सकती है। मुराद अली शाह से कई गुना ज़्यादा ताकतवर वो वज़ीर आला साबित हो सकती हैं, और बहुत से जो ऐसे इस वक्त पावर सेंटर्स हैं इन यानी पीपल्स पार्टी सिंध या सिंध गवर्नमेंट के अंदर, अब वो अंडर वन अम्ब्रेला आ सकते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, आप देखें, अगर सोचने के लिए बात बहुत अच्छी है जो आपने बोली है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी देखना यह है ना कि क्या इस फैमिली की ये पॉलिसी है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब तो खुद वज़ीर आला रह चुके हैं जी, इसलिए मरियम नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आला बन गए। शहबाज शरीफ साहब रह चुके हैं इसलिए हमजा शहबाज बन गए। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की जो लीडर्स है, टॉप लीडरशिप है, उसकी पॉलिसी नहीं है कि भुट्टो फैमिली का कोई भी मेंबर सिंध का वज़ीर आला। मुझे ऐसा लगता है ये कोई बिकॉज हमने कभी सुना नहीं, हमने काफी इधर कराची में इस तरह की चीजें देखी हैं, पीपल्स पार्टी के हवाले से जो बातचीत होती है, लेकिन ये नाम कभी नहीं सुना कि आसफा भुट्टो या पीपल्स पार्टी की फैमिली से कोई जो है वो वज़ीर आला बन जाए। वरना वज़ीर आला बनने के लिए फरियाल तालपुर साहिबा से ज्यादा आइडियल कैंडिडेट इस वक्त कौन हो सकता है? वो उनके बहुत ग्रिप है पार्टी का। मेरे ख्याल के मुताबिक जो यानी एक्सेप्टेंस आसफा भुट्टो की है वो फरियाल तालपुर साहिबा की नहीं होगी, और जो वोट बैंक इस वक्त पीपल्स पार्टी का है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है, और फिर आगे से बेनज़ीर भुट्टो का था, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद जो है वो अब उन्हीं की फैमिली, जो उनकी औलाद है, उन्हीं का वोट बैंक है। अगर कोई ये समझता है, ये मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, तो वो मेरे ख्याल के मुताबिक दुरुस्त नहीं समझ रहा। आसफा भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो की बेटी है। आसफा भुट्टो एक वेल जो है ना एजुकेटेड
एक यंग, एक नया चेहरा है। तो आसफा भुट्टो के ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है। वो बेनज़ीर साहिबा की साहबजादी हैं, इस वक्त फ़र्स्ट लेडी हैं, और बतौर वज़ीर आला अगर वो परफॉर्म करें तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी एक अच्छा सपोर्ट मिल सकती है। एक प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी मौजूद है, उसको मज़ीद मजबूत किया जा सकता है, उसको मज़ीद आगे एक्सेल किया जा सकता है। तो हैदर भाई, आप मेरे ख्याल से समझ रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी की फैमिली से, यानी बेनज़ीर साहिबा की फैमिली से कोई बंदा चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। नहीं, मैंने ये नहीं कहा बन नहीं सकता, मैंने कहा कि इस फैमिली की शायद पॉलिसी ये नहीं है कि किसी फैमिली मेंबर को चीफ मिनिस्टर बनाए, प्राइम मिनिस्टर बनाए। ओके, ये मैंने, तो आप ऐसे अगर बन जाए तो कोई बुराई है इसमें? अगर वो समझते हैं कि बनना चाहिए तो बहुत बेहतरीन डिसीजन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। यंग है, नहीं, बहुत यंग है। वो समझे ना और समझे, ज्यादा आप क्या समझते हैं, educated मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप बड़े रिलेक्टेंट लग रहे हैं इस पर बात करते हुए। नहीं, देखिए मैं इन सबको बराह रास्त जानता हूँ ना, अच्छा जी, तो मैं किसी के बारे में, किसी की पर्सनालिटी के बारे में कमेंट नहीं दे सकता, ठीक है? ओके, मतलब ये अखलाकियात का तस्वीर है। ओके। मैं जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है उस पर बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं जी कि सुहेल आफरीदी कैसे वज़ीर आला साबित हो रहे हैं? वजीर आला तो नहीं है वो तो एक एक्टिविस्ट है। ओके, वो तो एक एक्टिविस्ट है, बिटवीन व्हाइट एंड ग्रे, वो एक एक्टिविस्ट के तौर पे काम करें, वजीर आला तो नहीं है। वजीर आला तो वो होता है जो सूबे पे तवज्जो दे, सूबे की प्रोग्रेस पे तवज्जो दे, काम पे तवज्जो दे, पॉलिसीज लाए, नए रिफॉर्म्स लाए, तरक्कियां करवाए, प्रोग्रेसिव कोई डेवलपमेंट्स हो। वो तो इसमें तो किसी किसी मुझे नहीं लगता कि ऐसी किसी भी चीज पे अभी तक कोई खबर ऐसी आई हो जिसपे उन्होंने काम किया। वो तो एक एक्टिविस्ट हैं, और वो जो इनकी तहरीक चल रही है उसका एक समझ लें कि रिनाउंड फिगर बन चुके हैं भाई। तहरीक क्या बन चुकी है? तहरीक के बारे में क्या बन चुके हैं? इनकी अपनी पार्टी के अंदर इन्हीं के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं जी, और आज अली मीन गंडापुर भी वहाँ पर पहुँचे हैं, और बहुत से लोग उनके हमायती वहाँ मौजूद हैं जो कि इस वक्त सुहेल आफरीदी के मुखालिफ हैं विद इन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली। ठीक है, एक बात मैं आपको तहरीक इंसाफ की एक चीज आपको बता दूं। ये लोग बात करते हैं ना डिक्टेटर की, आमराना सोच की, फॉशिज्म की, बड़े इल्जाम लगाते हैं। तहरीक इंसाफ में सबसे ज्यादा डिक्टेटरशिप है, ठीक है, सबसे ज्यादा। एक ही शख्स का हुक्म चलता है, आप अगर उसे 6 महीने भी नहीं मिलेंगे तो आप 6 महीने तक हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, कि वो हुक्म आएगा तो हिलेंगे। आप दरबारी साजिशें 1 लाख कर लेंगे, लेकिन अवाम के सामने कभी भी अपना फैसला नहीं सुनाएंगे, क्योंकि वो शख्स जो है अगर उसका हुक्म नहीं है तो फिर आप कहते हैं कि जी अब कुछ नहीं। हालांकि जमहूरी पार्टी है, आप 100 के करीब नशिस्तें लेकर कौमी असेंबली में आए, एक सूबे में आपकी हुकूमत है, आपके पास एक बोर्ड होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो बड़े फैसले करे। आप कोई फैसला ही नहीं करते। आप कहते हैं जी खान साहब से पूछेंगे तो बताएंगे। अब खान साहब से मुलाकात होगी तो वो बताएंगे, आपकी मुलाकात नहीं हो रही तो आपने सिर्फ अपनी पार्टी को डिसफंक्शन नहीं किया हुआ है, आपने उस सूबे को भी डिसफंक्शनल कर दिया है जहां पे आपकी हुकूमत है। आपने उस सारी रिफॉर्म्स को कौमी असेंबली में जो आप चला सकते थे, कर सकते थे, बढ़ा सकते थे, उसको भी डिसफंक्शनल कर दिया है। और अब आप एक्टिविस्ट बन के रह गए, आप एक सियासी जमात के एक्टिविस्ट बन के रह गए, जिसका नुकसान एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को तो हो ही रहा है, आपकी जमात को बहुत ज्यादा हुई। आपको तो लगता ये है कि फॉशिज्म जो है असल में इमरान खान की अपनी पार्टी में, उनके अंदर है जी। आपको लगता है कि मुलाकातें खुलेंगी इमरान खान की मुस्तकबिल करीब के अंदर? देखिए, केसेस है, अदालतों की मर्जी है, अदालतें फैसला करेंगी, क्यों नहीं रहा होंगे, अदालतें नहीं फैसला रिहाई नहीं करेंगी, सर, नहीं रहा होंगे। मुलाकातें जी, मुलाकातें, हाँ मुलाकातें तो हो जाएंगी। मुलाकातें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, असल में मुलाकात इशू नहीं है। मैं आपको बताऊं इशू क्या है। आपकी जिस दिन फैमिली को मिलना है, आपकी फैमिली के 3 लोग हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, आप 6,000 लोगों को लेकर और पहुंचने की ऐलान कर देते हैं कि 10,000 लोग आज हडियाला पहुंचेंगे, 20,000 लोग आज हडियाला पहुंचेंगे। जैसे आप किसी से मुलाकात करने नहीं जा रहे बल्कि हमला करने जा रहे हैं हडियाला को, दीवारें तोड़ के खान साहब को बाहर निकालेंगे। तो जब आप इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करेंगे तो हुकूमत अपने मेजर्स तो लेगी ना, हुकूमत अपने प्रिकॉशंस को अप्लाई करेगी, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाती। आप 4 लोग गाड़ी में बैठ के जाएं, आप देखें कौन रुकेगा आपको, कोई नहीं रुकेगा। लेकिन आपने तो इसको एक तहरीक, एक इस तरह का एक, आप समझ लें कि आपने एक इस तरह का सिनेरियो बना दिया वहां पर कि आप हमेशा, कल मुलाकात है तो उससे पहले एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चलना शुरू हो जाती है। आप नहीं करें ना, एक दफा करके देख लें, आपको पता चल जाएगा आपकी मुलाकात होती है या नहीं होती। सियासी शो करते हैं ना लगाएं, सियासी शो नहीं लगाएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। एग्जैक्टली, सियासी शो नहीं लगाए ना, यही मैं आपसे बात कर रहा हूं। ओके, बात करते हैं जी बलूचिस्तान के हवाले से। मीर सरफराज भुट्टी, आपके क्या ख्याल में वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एज ए चीफ मिनिस्टर? देखिए, मैं आपको बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्टर की एक बात बताता हूं। कोई भी बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर, उसके लिए सबसे ज्यादा, प्रोग्रेस से ज्यादा जो जरूरी चीज है ना,
वो ये है कि वो बलूचिस्तान के जमीनी हालात को बहुत बेहतरीन अंदाज में समझता हूँ, क्योंकि बलूचिस्तान बहुत सारे कबीलों का एक मरकज है, ठीक है। बहुत सारे ट्राइब्स हैं जिनका एक वो सेंट्रल हब है, और उन ट्राइब्स को आपको उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन, उनके माइंडसेट, उनकी लिमिटेशंस के साथ डील करना पड़ता है। तो बलूचिस्तान के लिए आपको एक ऐसा वजीर आला चाहिए हमेशा कि जो बलूचिस्तान के जमीनी हकाइक से बेहतरीन अंदाज में वाकिफ। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि भुट्टी साहब जो हैं एक आइडियल चॉइस हो सकते हैं। इन्होंने बलूचिस्तान में इंतहाई बुरा वक्त भी देखा है, जेलें भी काटी हैं, मसरूरियां भी काटी हैं। इन्होंने बलूचिस्तान की जमीन पर हर वो चीज देखी है जिसका बलूचिस्तान शिकार है, और आज जब वो वजीर आला हैं तो उनसे ज्यादा बेहतरीन जमीनी हकाइक को जानकर फैसले करने वाला कोई शख्स नहीं हो सकता। आप किसी ऐसे शख्स को बलूचिस्तान में वजीर आला बना के ले आए जो बहुत, ये एक मिडिल क्लास के आदमी है, आप जो इलीट क्लास का आदमी हो, जो शहंशाहियत हो, जिसके अंदर बादशाह हो, चाहे वो किसी कबीले का सरदार हो लेकिन एक बादशाह की तरह हो, एक शहंशाह की तरह हो, तो वो कभी भी बलूचिस्तान के मसाइल नहीं हल कर सकता। अब बात करते हैं प्रोग्रेस की, तो बलूचिस्तान में सिर्फ आपको एक ही प्रोग्रेस पे काम कर, दो प्रोग्रेस है जिस पे काम करने की जरूरत है। एक तो जाहिर है वहां पे पाकिस्तान आर्मी है, वो देख रही है अमन अमान की सूरत है। दूसरी एजुकेशन है यूथ की, आपको यूथ पे बस तवज्जो देने की जरूरत है। बलूचिस्तान में आप ये नहीं करें कि आप अगले हफ्ते ये तब्दीली ले आएंगे, अगले महीने ये तब्दीली ले आएंगे। आप 10 साल का प्लान बनाएं, आप 5-7 साल का प्लान बनाएं कि ये 5 साल बाद जाके ये चेंज सामने आएगी, भले 30% आए, 40% आए, 20% आए, आएगी। उसके लिए आपको यूथ के साथ एक ऐसी प्लानिंग करना होगी यूथ के हवाले से कि जो आहिस्ता आहिस्ता चीजों को चेंज करे। उसमें एजुकेशन है, उसमें यूथ की जितनी सोशल एक्टिविटीज हैं वो हैं, सबसे अहम चीज यूथ की लिबर्टी है। आपने बलूचिस्तान में, कोयटा में, बड़े शहरों में आपको यूथ को वही आजादी देनी है बाहर निकलने की, घूमने फिरने की, रेस्टोरेंट्स की, कॉफी शॉप्स की। ये जिस तरह आप नया गेम एक शुरू हुआ है, जगह जगह इसके क्लब्स बने होते हैं, पैडल, ये सारी चीजों की आजादी आपने बलूचिस्तान के नौजवानों को बलूचिस्तान के अंदर देनी है, उनको एक फील ऑफ लिबर्टी देनी है। जब आप उनको फील ऑफ लिबर्टी देंगे तो खुद ब खुद उनकी सोच बदलेगी, जब उनकी सोच बदलेगी तो हालात खुद ब खुद बेहतरी की तरफ जाएंगे। थोड़े 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 करके ही जाएं, लेकिन जाएंगे जरूर। आप उनको फ्रीज कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, सोच बदलने की बात कर रहा था, तो हमारे सियासतदानों की सोच बदलेगी, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कई मोहतरम लोग हैं, जो गालम गलोच कल्चर आ गया है सियासत के अंदर, टॉलरेंस ख़त्म हो चुकी है, एक दूसरे को यानी लहजे में जो तमीज़ थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो आपको लगता है कि इस पर भी काम करने की ज़रूरत है, और ये कोई आने वाले वक्त में को हम दोबारा शाइस्तगी की तरफ बढ़ सकते हैं तलखियों से? देखिए, बदकिस्मती पता क्या हुई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। तहरीक इंसाफ ने एक पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया ना, मतलब इस पूरे माइंडसेट ने पिछले 4 साल के अंदर, 4 साल में ज्यादा हुआ इसलिए हम तहरीक इंसाफ का नाम ले देते हैं, हो सकता है बुरा मान जाएंगे, हम नहीं है, ये तो कोई और है जो गालम गलोच कर रहा है। लेकिन इस सारे माइंडसेट ने पिछले 4 साल में, चाहे किसी का भी हो, जो नुकसान पहुंचाया है, उसने पाकिस्तान में गालम गलोच, झूठी इल्जाम तराशी, इस तरह की बकवासियात, इस तरह की जाली वीडियोस, इन सारी चीजों को एक नया नॉर्म बना दिया जी। अब जब ये एक न्यू नॉर्मल बन गया है तो उसका नुकसान क्या हुआ है, अब लोगों को असर ही नहीं होता। आप किसी को गालियां देते रहे, पीपल डजंट केयर, बोलते हैं यार ये तो नया नॉर्मल है, राइट। आप किसी के खिलाफ कोई भी झूठा इल्जाम लगाते हैं, लोग उस पर तवज्जो नहीं देते, ना उस पर एक्शन की बात करते हैं, बोलते हैं इट्स अ न्यू नॉर्म। सो दिस इज द थिंग कि ये सारी जो माइंडसेट डेवलप हो गई है ये अब तब्दील नहीं हो सकती। ये अब आपके कल्चर का, आपकी सोसाइटी का, अनफॉर्चुनेटली नॉट अ गुड थिंग, लेकिन हिस्सा बन गई। अब ये तब्दील नहीं हो सकती, आप नहीं कर सकते ना। वो बच्चे जो 16-17 साल 18 साल के जेनजी वाले, वो अभी पिछले 8-10 साल में इन सारी चीजों को अपने दिमाग से कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। फिर उसके पीछे भी यही निजाम होगा, वो चलता रहेगा। हाँ, अब बात यह है कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जो काबिल शर्म बात है, जो काबिल अफसोस बात है, आप असेंबलियों में भी लड़ रहे हैं, आप असेंबलियों में भी गालम गलोच कर रहे हैं, आप असेंबलियों में के फ्लोर पे खड़े होकर भी नाजेबा हरकत कर रहे हैं। ये मतलब आप आम आदमी को तो छोड़ दें ना, चले आपकी दस्तरस में नहीं है आम आदमी, आप उसके दिमाग को काबू नहीं कर सकते, लेकिन जिस असेंबली के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, कलमा लिखा है, और उसके अंदर आप खड़े होके गालम गलोच भी करें, गिरेबान भी पकड़ें, नाजेबा हरकत भी करें, खवातीन पे इस तरह की आवाजें भी कसें, तो ये तो आपके लिए शर्म की बात है ना। फिर तो आप डिजर्व ही नहीं करते कि आप नेशनल असेंबली के अंदर आए या किसी प्रोविंशियल असेंबली के अंदर आए और ये बातें करें। इसको बदलने की जरूरत है, इसकी ट्रेनिंग की जरूरत है, इसकी क्लासेस की जरूरत है। आवाम को नहीं सिखाएं, इनको सिखाएं, ये सीख जाएंगे, आवाम खुद ब खुद सीख जाएगी। इनकी क्लासेस की जरूरत है, इनको समझाने की जरूरत है। एंड में सर 2 सवाल आते हैं आपसे में, ये है कि
एक तो ये बताइएगा कि आप मुआशी तौर के ऊपर पाकिस्तान को कामयाब होता देखते हैं, और दूसरा जो अफवाहें बहुत सी चल रही थी हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना की तब्दीली से मुतल्लिक, फिर उसमें जो है इजाफ़ा कर दिया गया, बाद में वज़ीर ख़ारजा को भी ले आए, फिर वज़ीर दाखिला को भी ले आए, तो ये अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं? और क्या मेरी तो इतला के मुताबिक तो किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है, क्या आपकी कोई इतलात हैं इस मुतल्लिक? तो वो भी शेयर कर दें हमारे साथ। देखिए ये अफवाह कैसे आई, वजारतों में तब्दीली वाली अफवाह कैसे आई, पहले इसका जवाब देता हूँ, फिर बाशी जो आपने सवाल किया मैशत के हवाले से उसका जवाब। ये किस तरह आई? फैसल बाडर साहब एक दिन टेलीविजन चैनल पे आए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक ज़बान जो इस्तेमाल की, तो उसके बाद एकदम से ये तासुर बन गया कि जी इसका मतलब यह है कि क्योंकि बाडर साहब का तासुर है ना कि वो ताकतवर हल्कों के आदमी और उनकी जबान पे, तो ये तासुर बन गया कि शायद एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि फैसल बाडर के जरिए मैसेज दे रही है कि अब मियां शहबाज शरीफ साहब का वक्त खत्म है। बहरहाल वो एक उन्होंने अपनी मर्जी से कोई बात कर दी थी जो दूसरे दिन ही झाग के साथ बैठ गई, खत्म हो गई। लेकिन अब और भी तो इधर घूम रहे हैं ना लोग, दाएं बाएं भी तो 20, 25, 30 लोग घूम रहे हैं, उनको भी तो अटेंशन चाहिए। ठीक है, सिर्फ फैसल बाडर साहब को थोड़ी अटेंशन चाहिए, उनको भी तो चाहिए। अब कोई आया कि ये वजीर बदल रहा है, कोई आया कि ये सफीर बदल रहा है, कोई आया कि गिलगित बिल्तिस्तान में ये वजीर आला बनेगा, ये हुकूमत बनाएगा, कोई आया कि सिंध में वजीर आला बदल रहा है, कोई आया कि ये मुशीर बदल रहा है। तो लोग अपने हिसाब से अपना हिस्सा झूठ फैलाने में, इस जहनी अय्याशी में डालते रहे। तो ये सारा सिलसिला है फिलहाल अभी तक, आज की डेट तक, अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं, कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं होने जा रहा कि जो खबर बने कि वो बहुत बड़ी खबर होगी। कोई छोटी मोटी मिनिस्ट्रियां किसी की चेंज हो जाए एक अलग बात है, कोई सेक्रेटरी चेंज हो जाए, कोई ऑफिसर चेंज हो जाए, और इसके अलावा कोई बड़ी खबर नहीं है। कम से कम अगले 6 महीने तक कोई बड़ी खबर नहीं है ना आपको। नहीं, लेकिन एक खबर है ना जी, एक खबर है। अच्छा बताइए। नहीं, मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि खबर ये है कि सुहेल वड़ाई साहब जो हैं वो बार बार कॉलम लिख देते हैं, और कभी कहते हैं कि यानी ये जाने का टाइम हो गया, कभी वंडर बॉय वो तलाश करते हैं, कभी कहते हैं जी कि जुलाई के बाद जो है वो अहम तब्दीलियाँ आएंगी। तो वो बार बार उनकी खबरें जो है वो बाउंस हो रही हैं, और एक दफ़ा तो DGISPR ने भी उनकी तरदीद कर दी। उसके बाद मौसूफ ने मेरे ऊपर कॉलम लिख दिया, फिर मोहसिन नकवी साहब ने उनको कहा जी कि आप जो हैं वो अब यानी रिटायर हो जाएं, उम्र का तकाजा, तो फिर उन पर भी उन्होंने कॉलम लिख दिया। आपने मालूम नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। तो ये सुहेल वड़ाई साहब ये बातें क्यों कर रहे हैं? मैं इस पे हसन भाई मैं एक चीज आपको बताता हूँ जी। देखें, हम जरा इसको जो है इंसानी नफ्सियात की बुनियाद पे परखते हैं इस सारे मामले। हम सब इंसान है ना जी, ठीक है, एक आपकी अहमियत है, एक मेरी है, एक वड़ाई साहब की है, एक नकवी साहब की है, और इस तरह सबकी उनके साइज के हिसाब से अहमियत है। अच्छा, वड़ाई साहब का और मोहसिन नकवी साहब का बहुत पुराना ताल्लुक, काफी पुरानी। अब मोहसिन नकवी साहब ज़ाहिर पाकिस्तान के एक अहम तरीन शख्स है, इसमें कोई शक नहीं, और ज़ाहिर वड़ाई साहब उनके दोस्त रहे। अब वड़ाई साहब अपनी उस अहमियत को बतौर इंसान जब उनको नहीं मिल रही, तो वो अपने आप को इग्नोर्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, वो फील कर रहे हैं कि मैं शायद बिल्कुल जो मैं डिजर्व करता था शायद मुझे नहीं मिल। तो जब इंसान इस प्रोसेस से जहनी तरह से गुजरता है ना, तो बड़े फैसले उसके बिटवीन यस और नो होते हैं, ये कर दूं, अच्छा नहीं ये कर देता हूं, ये कर दूं, नहीं ये कर देता हूं। तो वड़ाई साहब ने ये जो कॉलम लिखे हैं, ये उस रिएक्शन में लिखे हैं कि वो मुकम्मल तौर पे इग्नोर हो चुके हैं। उनके पास कोई खबर नहीं थी, उन्होंने कह दिया ना मेरे पास खबर नहीं है, मेरा तज्जिया है। उनके पास कोई खबर नहीं। तज्जिया इंसान कब देता है? तज्जिया इंसान अपनी अंदर की फीलिंग्स की बुनियाद पर देता है, वो जो उसके दिल और दिमाग में चल रहा होता है उसकी बुनियाद पर देता है। उन्होंने तज्जिया दे दिया, फिर लिख दिया। उसके अखबार के चीफ एडिटर हैं, उस पेज के एडिटर हैं, जो लिखेंगे किसी ने पढ़ना नहीं है, उन्होंने भेजना प्रिंट के लिए सुबह वैसा का एज इट इज फुल स्टॉप कॉमे के साथ छप जाना है। अगर इनके ऊपर कोई ऑफिसर हो तो शायद उसको एडिट कर दे। जब एडिट भी नहीं हो रहा, एज इट इज छप रहा है, अपने प्लेटफॉर्म का गलत फायदा उठा रहे हैं, तो ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। तो ये वड़ाई साहब की मैंने छोटे से 2 मिनट में एक मुख्तसर सी कहानी बताई। लेकिन आपने बीच में पूछा तो रह गया, उसका जवाब दे दूं मैशत के हवाले से। देखिए, मैशत पाकिस्तान का सिर्फ ये हाल नहीं है। लोग जब हम ये बात करते हैं तो लोग हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। जो लोग दुनिया घूम रहे हैं वो जानते हैं कि दुखद दुनिया में महंगाई कहाँ आकर खड़ी हो गई है। अमेरिका से लेकर और यूके तक दुनिया बदतरीन महंगाई का शिकार हो गई है हर लिहाज से। हमें इसलिए ज्यादा महंगाई नजर आती है क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा से गुर्बत बहुत ज्यादा है। तो हमारे यहाँ सड़कों पे भूखे नजर आने वाले लोग बेचारे बहुत ज्यादा हैं, तो लोग उनको देख के तकलीफ में आते हैं, फिर रिएक्शन देते हैं। हमारे यहाँ टूटे घरों में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। हमारे यहाँ बुनियादी जिंदगी की जो सहूलतें हैं वो लोगों को मैसर नहीं है, इस तरह के लोग बहुत ज्यादा हैं, तो रिएक्शन हमारे यहाँ
ज्यादा आता है। वो ना यूरोप में आप जाएं तो आपको यूरोप का जो रिहायशी है वो पाकिस्तानी, किसी भी रिहायशी से जो पाकिस्तानी है उससे कहीं ज्यादा तकलीफ में और कर्ज में नजर आएगा। लेकिन वहां का सिस्टम ऐसा है कि वहां की दो जॉब्स हुकूमत करनी अमीर पड़ है। रही है जी, जानने वाले मेरे हैं वहां पर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर। वहां की हुकूमत अमीर है, तो वो अपनी आवाम को कहीं ना कहीं स्पेस दे रही है। हमारी यहाँ बदकिस्मती से हुकूमतें अमीर नहीं है, हमारे यहाँ एक मखसूस तबका अमीर है। अगर वो Exactly. मखसूस तबका अमीर नहीं हो, हुकूमत अमीर हो, तो ये हालात हमें वैसे ही लगे जो यूरोप, यूके, अमेरिका के। जी आखिरी सर क्वेश्चन ये है कि आपको 28वीं आईनी तरमीम कब तक आती हुई दिखाई दे रही है या आपको नहीं आती हुई दिखाई दे रही? देखें, बेसिकली 28वीं आईनी तरमीम फिलहाल मुझे कोई बहुत जल्दी आती नजर नहीं आती। मतलब उसके देखिए 28वीं आईनी तरमीम में दो चीजें थी ना जिसमें बहुत ज्यादा बात हो रही थी, एक नए सूबे और एक एनएफसी। जी, ऐसे ही था ना? अब नई सूबे तो खैर मुमकिन नहीं है, एनएफसी था मेनली तो। नहीं नहीं, यही बहुत ज्यादा जो डिबेट का हिस्सा थे वो जी। ये थे। एनएफसी तो अब बजट आ गया, जी। तो अब एनएफसी तो आप एक साल तो आप अगर उस पर बात भी नहीं करें तो कोई परवाह नहीं। जी। नए सूबों के हवाले से मैंने हमेशा ये कहा कि ऐसा कोई प्लान नहीं। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन जाए एक अलग बात है, अदरवाइज सूबे तोड़ के नया सूबा बनाना बिल्कुल ऐसा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आप बगैर किसी तरमीम के भी बना सकते हैं, इसमें ऐसा कौन सा आपको चाहिए? तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगता कि इसके अंदर गर्मा गर्मी है कि आ जाएगी। अब वैसे हैदर भाई, मैं तो यकीन करें कि मज़ीद जो है ना वो आधा पौना घंटा आपके साथ बात करूं और मुझे जो है ना परवाह भी नहीं हो, लेकिन मेरी टीम मुझे सामने से इशारा कर रही है कि हमारी एक लिमिटेशन है अपलोड करने की। तो बहरहाल जी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपने एडिट नहीं करना जितना मैंने बोला है, अब जितनी देर का भी आपने चलाना है। जी इंशाल्लाह ये सब बात चलेगी, आप डोंट वरी, हमारे यहाँ आपने एडिट अगर होता ही कोई नहीं चीज है। एडिट करनी है तो अपने सवाल एडिट कर दीजिएगा, मेरा नहीं करिए। जी बिल्कुल जी, डोंट वरी जी, कुछ भी एडिट नहीं होगा। आप इस बात का जो है ना वो इत्मीनान रखें, और अगर आपको इत्मीनान ना हुआ तो आप कल दोबारा आ सकते हैं, आप परसों आ सकते हैं। ये हसन अयूब खान का प्लेटफॉर्म एक्चुअली और मौजूदात पे बात कर सकते हैं। ये हैदर नकवी का प्लेटफॉर्म है, ये हसन अयूब का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये मेरा और आपका ताल्लुक है जी। थैंक यू सो मच, और अल्लाह ताला आपको इज्जत दे जी। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया, जब आप हुक्म करेंगे बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इन्हीं अल्फाज के साथ जी इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।